जय हिंद साथियों, मैं भी कुलराज शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके पहली बार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। देखिए दोस्तों, जैसे हम अपने मकसद की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और डेली की डेली हम अपनी क्लासेस करते हुए जा रहे हैं। अब आगे की जितनी भी क्लासें होंगी थोड़ी लेंथी होंगी और वन डे वन टॉपिक हम इसको एंड कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसको बंद कर दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फंसता है, आप ऐसा समझ के चलें, ठीक है। तो देखें जरा, दो पार्ट में इस अपने टॉपिक को खत्म कर लेंगे। आधा पार्ट आज पढ़ेंगे और आधा पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दोनों लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट इसका अलग से लगाऊंगा, ठीक। चले जरा, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, भारत की नदियों की। अब भारत में नदियां कितने सारी हैं भैया, जब आप समझ सकते हैं कि 25 से ज़्यादा राज्य हैं, तो उन राज्य में वैसा नहीं है एक राज्य में एक ही नदी है, कई कई नदियां एक एक राज्य में बह रही हैं। यानी अगर हम बात करके चले भारत की, यहाँ पढ़ेंगे हम भारत के बारे में, है ना। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में याद रखना 10,000 प्लस नदियां हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पूरे भारत के अंदर कितनी नदियां हैं, 10,000 से भी ज्यादा। क्लियर बात समझ पा रही है, जिनमें से सारी हमको नहीं पढ़नी और ना सारी मैं पढ़ा पढ़ूंगा ना आप सारी की सारी पढ़ पाएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत सी नदियों की कुछ विशेषताएं हैं, समझ में आ रही है बात। और यहाँ से सवाल ये बनता है, सबसे अच्छा सवाल ये बनता है कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर होगा और उसका समागम कहाँ पर होगा। यानी कौन सी नहर, कौन सी नदी, जैसे गंगा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, सतलज की बात करें, है ना। ये सारी की सारी नदियां कहाँ से तो निकली हैं और कहाँ पर ये एंड हो रही हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो पूर्वी क्षेत्र होगा भारत का, समझ में आ रही है बात, वो ज्यादातर ढलान कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो याद रखना पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तट ये वाला जो था, आंध्र प्रदेश वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये पूर्वी तट की जो नदियां हैं, ये 90% नदियां कहाँ गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि यहाँ के क्षेत्र का, मैदानी क्षेत्र का जो क्या है बच्चा, याद रखना, मैदानी क्षेत्र का जो ढलान है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर है। तो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी क्षेत्र का ढलान कहाँ है, अरब सागर की ओर, अरेबियन सी की ओर। तो ये सारी नदियां कहाँ गिरेंगी, अरब सागर की ओर गिरेंगी। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो जी, बात कर लेते हैं नदियों की। तो नदियों का डिवाइडेशन कैसे होगा, यहां पर देखें जरा। अगर इन 10,000 नदियों की अगर मैं बात करूं, तो देखना जरा सामने, अगर मैं बात करूं तो एक तो होती है क्या, हिमालयी नदियां, जिनका निर्माण कहां से होता है, हिमालय से होता है। और याद रखना, ये हिमालय नदियां कौन सी होती हैं, जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। यानी याद रखना, वर्ष भर कौन बहेगी, जिसको मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को, गर्मी है, बरसात है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चा। तो याद रखना, वर्षा पर निर्भर नहीं करती। और दूसरी की अगर हम बात करें तो यहां मिलेंगी हमको कौन सी, प्रायद्वीपीय नदियां। समझ में आ रही है बात। और ये प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, याद रखना, वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती। और याद रखना, भैया वर्षा पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है, वर्षा पर निर्भर करती है। तो फिर हिमालय नदियों की अगर मैं बात करूं एग्जांपल, तो देखना जरा कौन कौन सी नदियां जो गंगा से आ रही हैं, गंगा, जमुना, ये कहां से आ रही है, हिमालय, यानी कि कहां से आ रही है, पहाड़ों में से आ रही है। ये अगर हम बात करें यहां पर, ये वाला जो इलाका था हमने आपको बताया था,
इधर देखो, ये जो इलाका है इससे ऊपर ऊपर का ये वाला जो इलाका है, बात समझ में आ रही है? ये सारा मैंने आपको 3 रेंज बताई थी, समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जास्कर 3 रेंज बताई थी, ये सारा हिमालय का एरिया है। तो यहां से जो जो नदियां निकलेंगी वो कौन कौन सी है याद रखेंगे आप? गंगा, जमुना, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। ये कौन सी नदियां हैं? जो ऊपर से निकल के आ रही है सीधा। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से नदियां निकल के आ रही हैं और यहां से आ रही है ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जिसको हम बोल रहे हैं, पढ़ेंगे इनको भी आगे। और प्रायद्वीपीय की अगर हम बात करें तो याद रखना महानदी हो जाती है, गोदावरी हो जाती है और कृष्णा हो जाती है और सतलज हो जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, कावेरी रहेगी और नर्मदा। भैया बात समझ में आ रही है? ये कौन सी नदियां हैं याद रखेंगे आप? जो हमेशा नहीं बहेंगी। समझ में आ रही है बात? इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं, मैं सभी नहीं बताऊंगा, कुछ नदियां ऐसी हैं जो केवल बारिश पर ही, वर्षा के ऊपर निर्भर रहती हैं। जैसी वर्षा होगी इनके अंदर पानी तुरंत बहना, प्रवाहित होना चालू हो जाता है। बाकी ये कौन है जो सालों साल बहेंगे, इनको सर्दी, गर्मी, बरसात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चले बच्चा, आगे की अगर हम बात करें तो यहां से बात कर लेते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय नदियों से हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे। गंगा, जमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये मेन नदियां हैं जिनके बारे में अब हम बात करनी स्टार्ट करेंगे। देखो जी भैया, एक एक करके नोट्स बनाते चलना, है ना? बहुत सी बातें पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगी आपको। बाकी मैंने आपको बताया टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको जिस भी क्लास की वीडियो चाहिए वो लिख करके आप सेंड कर दें, वही आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है बात? तो देखिए अगर हम बात करें, हेडिंग लगाएंगे आप, हिमालय नदियां, क्या लिखेंगे? हिमालय नदियां। और इसमें सबसे पहले कौन आता है? सिंधु नदी तंत्र, यानी कि याद रखेंगे आप, इंडस रिवर सिस्टम यहां पर आएगा। कुछ क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्या आएगा सबसे पहले? सिंधु नदी तंत्र आएगा, इंडस रिवर सिस्टम आएगा, ठीक है। और याद रखना इसकी लंबाई कितनी होती है अगर हम बात करें? 2880 किलोमीटर की सबसे लंबा नदी तंत्र है ये, याद रखेंगे आप। क्लियर बात समझ में आ रही है? और कहां कहां से बहेगा अगर मैं बात करूं? सबसे पहले चीन से चलेगा, कहां पर आएगा? इंडिया, और फिर इंडिया से कहां आएगा? पाकिस्तान में आएगा, और पाकिस्तान से होता हुआ कहां जाकर के गिर जाएगा? याद रखना बच्चा, एक बात और याद रखेंगे, अरब सागर में चला जाएगा। अच्छा एक बात याद रखना, यहां से पाकिस्तान से एक बात याद आ गई, क्या? पाकिस्तान की क्या है? ये राष्ट्रीय नदी है। क्या है भैया? ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, इंडिया में 114 किलोमीटर तक ये बहती है। ये नाम आप याद रखेंगे, डिजिट वैसे पूछी नहीं जाती है कहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे की अगर मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं इसके उद्गम की। उद्गम की अगर मैं बात करूं तो कहां पे स्टार्ट होता है ये याद रखना। क्या याद रखेंगे आप? देखो देखो, कोई बात नहीं, छोटा बन गया, कोई बात नहीं भैया।
समझाने के लिए तो बताया केवल, है ना। चलो देखो इधर, अब यहां याद रखना, यहां ये तो है मानसरोवर झील। मैप आप अपने पास जरूर रखेंगे, याद रखना, क्योंकि बेटा ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो बिल्कुल आपको क्लियर में आप यहाँ पर एक चीज क्लियर बता सको, है ना। बाकी आप मैप जरूर लाकर रखेंगे अपने पास। छोटे मैप आ जाते हैं उनको ले आएंगे, जिससे कि तुरंत आप अपने डेस्क के ऊपर खोल सकते हैं। टांगने वाले लेंगे तो कहाँ बार बार कॉपी लेके चलेंगे, तो डेस्क पर रखने वाले मैप आप लेकर आ सकते हैं और अपनी डेस्क पर लगा सकते हैं। ठीक, चलो। और इसी के नीचे एक चीज है, नाम याद रखेंगे आप। क्या नाम याद रखेंगे? जो मैंने आपको बताया, बोखरचू हिमनद। क्या बताया? बोखरचू हिमनद। ये उल्टा हो गया, बोखरचू हिमनद यहां रहेगा और मानसरोवर नीचे रहेगी। बोखरचू ऊपर होता है, समझ में आ रही है बात। और यहां से इसका तंत्र ये शुरू होगा और यहां से होता हुआ कहां जाएगा? यहां जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये इंडस वैली, इंडस नद रिवर है। ठीक, तो उद्गम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, आपको समझ में आ रहा होगा, मानसरोवर झील के पास क्या है भैया? बोखरचू हिमनद है। ठीक, और यहीं पर कैलाश पर्वत भी है, याद रखना। ये इलाका लगता है तिब्बत का, जानते हैं ना आप लोग कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत के अंदर है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये नाम याद रखना, एग्जैक्ट यहां से निकलता है। कौन निकलती है? सिंधु नदी का जो उद्गम मैंने आपको बताया है, वो क्या बताया है? बोखरचू हिमनद बताया है। और अंत कहां पर होगा? याद रखना, अरेबियन सी में इसका अंत होगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना, अगर मैं बात करूं नोट करके लिख लेंगे, सिंधु नदी को तिब्बत में, अगर तिब्बत की बात करूं तो तिब्बत में क्या कहते हैं? नोट करके लिख लेंगे आप, सिंगी खाबान। क्या नाम है? सिंधु नदी का तिब्बत के अंदर सिंगी खाबान। और इसका अर्थ क्या है? याद रखना, शेर का मुंह। क्या अर्थ है इसका? सिंगी खाबान का नाम याद रखेंगे, इसका मतलब होता है शेर का मुंह। याद रखेंगे बात। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यहां से एक बात नोट कर लेंगे, क्या? तो ये नदी जो चलेगी वो कहां से चलेगी? बोखरचू से चलेगी। और याद रखना, जब ये लद्दाख के अंदर एंटर करती है ना, यहां पर, तो जगह को बोलते हैं दमचौक। क्या बोलते हैं जगह का नाम? लद्दाख के अंदर दमचौक से होकर के निकलेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, और याद रखना, पाकिस्तान में कहां जाकर रुकेगी है? पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, मिठान चौक, ये नाम याद रखेंगे आप। लद्दाख में दमचौक से होकर, लद्दाख में दमचौक से होकर के कहां जाएगी बताओ? लद्दाख में जास्कर के बीच से निकलकर, इसको नोट कर लेंगे आप, पाकिस्तान में मिठान चौक, कोट नहीं, मिठान चौक से होकर कहां जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करके लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? क्या बताया मैंने आपको? जो सिंधु नदी है ये कहां से स्टार्ट होगी, याद रखेंगे आप,
बोखरचू से स्टार्ट होगी, उद्गम होगा, और यहां से होते हुए कहा मैंने बताया मानसरोवर झील से निकल करके लद्दाख में, याद रखना लद्दाख में दमचौक से होती हुई पाकिस्तान में मिठान चौक से गुजरकर कहां गिरेगी, अरेबियन सी के अंदर गिरेगी। इस बात को आप याद रखेंगे। यहां तक की बात क्लियर है। चलो जी आगे की अगर हम बात करें तो जल्दी से बताएं जरा, क्या लिखेंगे आप? चलिए जी क्लियर है। और याद रखना यहां पर एक बात याद रखेंगे, क्या पंचनद किसको बोला जाता है? सिंधु की 5 सहायक नदियां, ये नाम याद रखेंगे आप। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, जिनको क्या बोला जाएगा, इन 5 नदियों को क्या कहा जाएगा, याद रखेंगे आप। इन 5 नदियों को ही क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनद। ठीक है, और ये नाम, इनके नाम याद रखेंगे आप। क्लियर बात समझ में आ रही है? इनके नाम कैसे कैसे याद रखेंगे आप जल्दी से बताएं जरा। जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी और एस से सतलज। समझ में आ रही है बात? क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या 1 2 3 4 5 रहे तो व्यास को अलग से लिख लेंगे। लो जी बात समझ में आ रही है? JCRS याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? JCRSV, तो वी भी जोड़ लो जब भी जोड़ रहे हो। JCRSV। क्लियर बात समझ में आ रही है? नाम याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो जी क्लियर है। फिर दोबारा सुन लेंगे आप। सिंधु कहां से स्टार्ट होगी? बोखरचू से स्टार्ट होगी। याद अभी हैंड टू हैंड याद हो जाना चाहिए। नोट्स बनाए नहीं बनाए, वीडियो मिलेगी, छोड़ दो सारी बातें। फिलहाल आप हैंड टू हैंड याद करेंगे। क्या? इंडस रिवर जो होगी, सिंधु नदी, वो बोखरचू से स्टार्ट होगी। समझ में आ रही है बात? तिब्बत में बोखरचू से स्टार्ट होगी, मानसरोवर झील से होते हुए लद्दाख में दमचौक से होकर के निकलेगी और कहां जाकर जाएगी? पाकिस्तान के मिठान चौक में और अरेबियन सी में गिर जाएगी। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिन 5 को पंचनद कहा जाता है। ठीक है, ये 5 हमको पंजाब में भी मिलेगा जाके। ठीक, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये 5 नदियां हैं जिनको आप याद रखेंगे। ठीक है, लद्दाख में दमचौक से मिलेगी और लद्दाख में जास्कर के बीच से निकल के जाएगी पाकिस्तान के अंदर। समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी जरा। क्लियर है? चलो इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अभी सिंधु नदी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। 1 2 बातें और हैं, फिर आगे चलेंगे। देखना जरा 1 2 बातें और क्या क्या है। देखो भैया, अगर मैं बात करूं यहां से, देखो 1960 में विश्व जल समझौता कराया गया था। क्या कराया गया था? विश्व जल, ना लिख के इसको आप ऐसे लिखो, विश्व बैंक ने समझौता ये कराया था। और किसके ऊपर था ये? सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि पर आधारित। क्लियर बात समझ में आ रही है? और नदी का चक्कर क्या है? वो सिंध कहां से जा रही है? भारत से पाकिस्तान के बीच में होकर जा रही है। क्लियर है? और यहां समस्या ये थी क्या कि इसका जो पानी है, इसके पानी की समस्या थी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान कहता था कि इसका पानी सारा का सारा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। लेकिन जब बाद में समझौता हुआ, वो ये हुआ कि भारत का 20% पानी पर अधिकार है और जहां से होकर के जा रही है वहां पर 80% पानी पर अधिकार है। समझ में आई बात या नहीं? इतनी बात क्लियर है? इस बात को आप नोट करके लिख लेंगे।
समझ में आ रही बात। और इस समझौते में ये बात कही गई क्या कि भैया आप लोग लड़ो मत, एक काम करो, जिसकी ये नदी है, उन्होंने कहा जिसकी ये नदी है पाकिस्तान, उसको 80% दे दो, लेकिन जो इसको रास्ता दे रहा है बह करके जाने का, भाई यहां से यहां पानी जाना है तो भारत में से होके जाना पड़ेगा, बहुत बड़ी नदी है बच्चा, ऐसा तो नहीं घुमा के ला सकते हैं, नहीं, यहीं से निकल के जाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है यहाँ से जाने की, है ना। और उस मजबूरी का हमको फायदा मिला कि 20% पानी हम पर भी अधिकार, हमारा भी इसके पानी पर अधिकार हो गया। इस पानी से यहाँ पर बहुत सारी जमीन को क्या किया जाता है, उपजाऊ वगैरह बहुत सारे यहाँ पर काम में काम आता है। ठीक है, चलो जी, बाकी खेती वगैरह तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पर सिंचाई वगैरह की जाएगी। तो देखिएगा सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती है झेलम। झेलम की अगर मैं बात करूं तो झेलम कहां पर होता है, इसका पुराना नाम याद रखेंगे आप, पुराना नाम है इसका वितस्ता। क्या नाम है, वितस्ता। और ये कहां से उद्गम याद रखना, वेरीनाग झील, जम्मू एंड कश्मीर, नाम याद रखेंगे। वेरीनाग झील कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। समझ में आ रही है बात। और याद रखना क्या करती है ये, इसके एक ओर तो भारत है और दूसरी ओर पाकिस्तान है, तो याद रखना भारत में पाकिस्तान की क्या बनाती है, भारत में पाकिस्तान की क्या बनाती है भैया, सीमा बनाती है, इसको आप याद रखेंगे। और दूसरी बात क्या याद रखना, श्रीनगर, श्रीनगर के किनारे पर स्थित है। ये तीनों बात आप याद रखेंगे। वेरीनाग झील मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर बात समझ में आ रही है। चले भैया, चलो जी, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरी आ जाती है चेनाब। और इसका पुराना नाम क्या था, याद रखेंगे, पुराना नाम क्या था, अश्कनी। क्या नाम था, अश्कनी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और उद्गम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना बाडालाचला दर्रा, कहां है ये, हिमाचल प्रदेश। यहां हिमाचल प्रदेश से क्या हो जाता है, इसका उद्गम स्थल हो जाता है। क्या हो जाता है, बाडालाचला दर्रा उद्गम स्थल हो जाता है। ठीक है, और याद रखना सिंधु की सबसे बड़ी, थोड़ा जल्दी नोट करेगा, सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, चेनाब। याद रखेंगे झेलम कहां पर है, वेरीनाग झील जम्मू एंड कश्मीर से सब जब पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है, तो सब पाकिस्तान में होकर जाएंगे, तो अंत लिखने की जरूरत नहीं, बस उद्गम आप याद रखेंगे। और उद्गम ही पूछा जाता है, झेलम का उद्गम है जम्मू एंड कश्मीर, वेरीनाग झील। चेनाब का क्या है, याद रखेंगे बाडालाचला हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे बात आप। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कौन, रावी, और पुराना नाम है इरावती। क्या नाम है इसका, पुराना नाम इरावती। ठीक है, और उद्गम कहां पर हो जाता है, उद्गम रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रावी पुराना नाम इरावती, और कहां से उद्गम है, और रोहतांग दर्रा। रोहतांग आप लोग घूमने गए हैं तो वहां पर यह नदी आपको दिखाई देगी, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाता है, नंबर 4 हमारी आ जाती है कौन, व्यास नदी, जिसका पुराना नाम क्या है, विपाशा। क्या नाम है इसका, नाम याद रखेंगे आप, विपाशा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और याद रखना क्या कि अब पंजाब से, देखो अगर मैं बात करूं व्यास नदी, मैंने आपको बताया क्या कि सारी की सारी नदियां कहां जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी, लेकिन याद रखेंगे व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, ये यहीं से यूटर्न ले लेती है, पंजाब से कहां जाती है, सतलज। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचनद में से एक ऐसी नदी
तो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलो जी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चले, क्लियर है बात? लास्ट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्या आ जाता है? सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज की अगर मैं बात करूं तो नाम क्या हो जाता है पुराना? शतुद्री। क्या नाम हो जाता है, याद रखेंगे आप? शतुद्री नदी नाम हो जाता है। ठीक है, और याद रखना इसका जो उद्गम है वो कहां है? याद रखना कहां पर है? याद रखेंगे, और राजस्थान नहीं, क्लिक कर लो, राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान। ठीक है, ये झील है, याद रखना क्या है, ये एक झील है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और भारत में कहां से एंट्री करती है अगर मैं बात करूं, लिख लेंगे भारत में शिवकिला एक दर्रा है, वहां से क्या करती है ये? शिवकिला दर्रा से क्या करती है ये? शिवकिला दर्रा से भैया प्रवेश करती है। समझ में आ रही है बात या नहीं? जल्दी से बताएं जरा, शिवकिला दर्रा से क्या करती है ये? प्रवेश करती है। इतनी बात याद रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। समझ में आ रही है बात? चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक की बात क्लियर है? तो 5 नदियां मैंने आपको बता दी है। ठीक है, सिंध नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी बताइए, याद रखेंगे आप? झेलम वेरीनाग झील से निकली है, जम्मू कश्मीर। झेलम के बाद आ जाता है चेनाब, कहां से निकला है? बाड़ालाचला दर्रा, हिमाचल प्रदेश की। वो पॉइंट है जो आपको सीधे याद रखना है। अरावी इरावती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी विपाशा है, और पंजाब में सतलुज से बहनी स्टार्ट होती है, मिल जाती है। ठीक है, और सतलज की अगर मैं बात करूं तो सतलज नदी कहां हो जाती है, याद रखेंगे आप? सतलज नदी, ये याद रखना, राजस्थान तिब्बत से निकली है, और शतुद्री इसका नाम है। ठीक है, और भारत में शिवकिला दर्रे से क्या करती है? एंट्री करती है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जल्दी बताएं जरा। यहां तक की कोई बात दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा। चलो जी, आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिंधु तंत्र तो हो गया है, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी जरा किसी को। ये हो जाता है हमारा इंडिया। ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है भैया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो याद रखना इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में मात्र 916 किलोमीटर ये चलता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इसके बारे में एक बात याद रखेंगे क्या, कि ब्रह्मपुत्र नदी
सबसे अधिक आयतन में यानी जब ये बहुत चौड़ी है, ऐसा समझ लें आप, ये बहुत चौड़ी नदी है, बहुत ज्यादा आयतन का मतलब समझ रहे हैं, ज्यादा आयतन का मतलब ये है कि बहुत सारा जल पानी अपने साथ लेकर के चलती है, सबसे ज्यादा बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे चौड़ी सबसे बड़ी नदी है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे आप, भारत को, भारत पहले नंबर पर है, सबसे अधिक आयतन में प्रवाहित होती है। क्लियर बात समझ में आ रही है। चलो अगर बात करें इस प्रवाहित की, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, याद रखना तिब्बत से स्टार्ट होता है। समझ में आ रही है बात, तिब्बत से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा, तिब्बत से स्टार्ट होकर कहां आएगा, भारत आएगा, और भारत से कहां जाएगा, फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से याद रखना बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रही है बात। हाँ, जो बांग्लादेश इस साइड में झुक रहा है पहले से ही, सीधी सी बात है, वो कहां गिरेगा आकर के, सीधा कहां गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में ही आकर के गिरने वाला है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, देखो नदी तो वही चलती आ रही है, लेकिन जैसे जैसे एरिया बदलता जा रही है उसका नाम भी बदलता जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तिब्बत की, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उद्गम की अगर मैं बात करूं तो यहां से इसका उद्गम होगा, और नाम याद रखना चेमा, ये नाम याद रखना। क्या नाम बताया मैंने आपको, याद रखेंगे चेमा युंगडुग, चेमा युंगडुग, लिख लो इसको, युंगडुग। उद्गम की अगर मैं बात करूं, इसको पहले लिखना है, क्या नाम बताया भैया, चेमा युंगडुग, ये हिमनद है। और यहां मैंने आपको बताया था मानसरोवर झील भी है। क्लियर बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। चलो जी, और यहां पर कैलाश पर्वत की आप जानते ही हैं। चलो जी, अन्य नाम की अगर मैं बात करूं, ये प्रवाहित हो गया, ये उद्गम हो गया, और ये अन्य नाम पड़ेंगे। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ये स्टेट को पार करती हुई जाएगी ना, इसका नाम भी बदलता हो जाएगा। फिर दोबारा ध्यान देंगे भैया, जैसे जैसे ये नदी स्टेट को पार करेगी वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते चले जाएंगे। तो अगर ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो याद रखना, अगर मैं तिब्बत की बात करूं, जहां से ये स्टार्ट हुई है, तो तिब्बत में क्या नाम है इसका, नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है सांगपो। जी हाँ, इसी नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। इसके बाद ये कहां जाती है, अरुणाचल प्रदेश, और इसको क्या बोलते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। इसके बाद आ जाती है असम, और असम में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको, असम में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश में आगे इसका नाम क्या बन जाता है, यमुना बन जाता है। क्या बन जाता है, यमुना। और इसके बाद याद रखेंगे क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है माजुली द्वीप। अगर आपसे पूछा जाए कि माजुली द्वीप बताइए कहां पर है, तो याद रखेंगे आप, क्या बताएंगे, असम में है। क्या है ये, असम में। द्वीप क्या होता है, जो नदियों के बीच में छोटा टापू टाइप बन जाता है, मिट्टी वगैरह इकट्ठा हो जाती है, तो वहां पर एक जगह सी बन जाती है, जिसको आप बोलेंगे द्वीप। और माजुली द्वीप मैंने आपको बता दिया, ये आया सवाल है, याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है। माजुली द्वीप कहां पर है, असम में है।
क्लियर बात याद रहेगी। चलो, और ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और याद रखना ये माजुली द्वीप क्यों आता है? क्योंकि याद रखना विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है भैया, क्या है ये? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां कौन कौन सी आ जाती हैं? जल्दी से देखेंगे यार। बताना जरा, सामने देखें क्या क्या आएगा? दिबांग आएगा, क्या नाम आएगा? लोहित आएगा, क्या बात आएगी? दिबांग आएगा, लोहित आएगा, धनसिरी आएगा, विस्ता, मानस। क्लियर बात समझ में आ रही है? और याद रखना एक और रह गई, सुमनसिरी। ये सारी के सारे गैस की सहायक नदियां। अब सहायक नदियां क्या होती है ये समझ लें। मान लीजिए ये कोई नदी है और इस नदियों में से कुछ छोटी छोटी नदियां निकल जाती हैं। जो पानी आ रहा है वही पानी तो उसमें जाएगा, वही पानी आगे जा रहा है। ऐसे क्या बन जाती है? जगह जगह बन जाती है। क्या बन जाती है? जगह जगह। ये यहाँ पर दिखाने में आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही है, ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये बहुत क्या है? बड़ी बड़ी नदियां हैं। समझ में आ रही है बात भैया? चलो जी, इतनी बात क्लियर है तो चलें आगे। यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलो इसके बारे में कुछ बातें और नोट कर लेते हैं। क्या बातें नोट करेंगे? देखिए जरा। लिखो जी। यहां पर नोट करके लिखेंगे आप। जो लोहित नदी है ना, इसने सेतु बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? सेतु, यानी कि पुल बनाया हुआ है। समझ में आ रही है? उस पुल का नाम क्या है याद रखना? भूपेन हजारिका सेतु। क्लियर बात समझ में आ रही है? सेतु नहीं, सेतु। चलो जी, ब्रिज है ये। ठीक है, किस किस के बीच में बनाया गया? ढोला, आंध्र प्रदेश। ढोला आंध्र प्रदेश से कहां जाने के लिए? याद रखेंगे आप, सबिया सेतु। असम। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? असम तक के लिए बनाया गया। और याद रखना इसकी लंबाई कितनी होती है? 9.15 किलोमीटर होती है। क्या होती है? 9.15। और ये बहुत लंबा ब्रिज है। याद रखेंगे आप, ये क्या है? ये बहुत लंबा ब्रिज है। समझ में आ गई बात? ये बात आप याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी बताइए? फिर दोबारा देख लेंगे। दिबांग, लोहित, धनसिरी, तीस्ता, मानस और सुमनसिरी। ये नाम आप याद रखेंगे इन नदियों के। चलो, जिससे आगे की अगर मैं बात करूं भैया, यहां पर एक नाम आ जाता है, क्या नोट कर लेंगे? सवाल बनता है, सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम आता है यहाँ पर? सुंदरवन डेल्टा। और ये डेल्टा कहाँ है? याद रखना, बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है। समझ में आ रही है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा याद रखेंगे, नदियां जब चलती है ना तो अपने साथ में छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, रेत, बालू, ये सब चीजें लेकर के आती है और वो कुछ इस तरीके की आकृति बना देती है। इन्हीं को बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा क्या था? समझ में आ रही है बात? चलो जी,
तो याद रखना इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? गंगा में ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इसका क्या होता है भैया? निर्माण किया जाता है। याद रखेंगे आप। और याद रखना ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जीके जीएस की क्लास में भी आप पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? याद रखेंगे आप, सुंदरबन डेल्टा, जो कहां है? बे ऑफ बंगाल में है। और यहीं पर क्या हो जाता है? मैग्रेव वन पाए जाते हैं और ये यहीं पर होते हैं। याद रखना सुंदरबन डेल्टा में केवल। क्लियर बात समझ में आ रही है? और ये वन होते हैं वेस्ट बंगाल में। समझ में आ रही है बात? वेस्ट बंगाल में होते हैं। ठीक है, चलो जी। और याद रखना भैया 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। समझ में आ रही है बात? और टाइगर कौन से वाला था? याद रखेंगे 1973 को बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? नेशनल एनिमल। ठीक है, किसको सिद्ध किया गया? याद घोषित किया गया। याद रखेंगे बंगाल टाइगर को कब? 29 जुलाई। याद रखेंगे आप कब किया गया? 1973 में इसको क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया कि भैया अब से जो हमारा होगा। और यही कारण था इसको बचाने का, जिसके लिए सरकार ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में। क्लियर बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताएं जरा। इसको एक बार रिवाइज कर ले फिर दोबारा से। मैंने बताया आपको ब्रह्मपुत्र नदी में लोहित नदी है जो भूपेन हजारिका सेतु बनाती है, ब्रिज। जो ब्रिज उनको अरुणाचल प्रदेश से कहाँ लेकर के जाएगा? असम में लेकर के जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। बहुत सबसे लंबा पुल है। सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर इसका निर्माण करते हैं। याद रखना पेपर बन जाता है क्या? कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कराया है। किसने कराया है? याद रखना, आपको ज्यादा डिस्कस नहीं होना है। गंगा ब्रह्मपुत्र पर क्लिक लगा देना है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और मैग्रेव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है मैग्रेव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे मैग्रेव वन में पाए जाते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बच्चों इस क्लास को यहीं पर हम खत्म कर देते हैं। कल को हम इसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे और जिसमें ये नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। मेन नदी हमारी गंगा रह गई है, जमुना रह गई है। ठीक है, सतलज कावेरी वगैरह ये रहेंगी, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको कंप्लीट तैयार करके लेके आएंगे। फिंगर्स पर टिप्स होने चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास में मजा आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।